नमस्कार। नमस्कार। ये जुलाई का महीना ये है, जुलाई का महीना है, इसे हम साहित्य की इसे दुनिया हम में साहित्य दुनिया में प्रेमचंद माह भी कहते हैं। प्रेमचंद माह भी कहते हैं। मैं आप सभी का मैं स्वागत आप करता हूँ सभी साहित्यिक का बद स्वागत करता हूँ पेज पर। साहित्यिक बद पेज पर। साहित्यिक बद कही इस वर्ष साहित्यिक मना बद रहा कही है इस वर्ष मना रहा है प्रेमचंद माह। जुलाई प्रेमचंद अगस्त माह। के महीने जुलाई में अगस्त के महीने में जितने भी कार्यक्रम होने जितने जा भी रहे हैं, कार्यक्रम होने जा रहे हैं, वो प्रेमचंद पर ही वो केंद्रित रहेंगे। प्रेमचंद पर ही केंद्रित रहेंगे। और इस श्रृंखला में और इस श्रृंखला में हमारे अगले हमारे वक्ता है नवल अगले किशोर वक्ता कुमार है जी। नवल किशोर कुमार जी। आप नई आप दिल्ली फॉरवर्ड प्रेस नई के दिल्ली फॉरवर्ड संपादक हैं। प्रेस के संपादक हैं। सर, हमें प्रेमचंद सर, और रेणु के हमें साहित्य प्रेमचंद और में रेणु के साहित्य में बहुजन विमर्श पर बहुजन विमर्श पर अपना वक्तव्य रखेंगे। अपना वक्तव्य रखेंगे। सर, आपका स्वागत है। सर, आपका स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले साहित्यिक बदकही की पूरी टीम को प्रेमचंद माह मनाने की ये जो उनकी कोशिश है, उसके लिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ, सराहना करता हूँ कि आज की पीढ़ी को प्रेमचंद के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, रचनाओं में जो विमर्श है, उनके विमर्शों के बारे में बताने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो सराहनीय है। तो आज की मेरी जो का जो विषय है, मैं उसी पर आता हूँ सीधे। साथियों, आज हम जिन दो साहित्यकारों पर बात करने जा रहे हैं, दोनों के बीच अनेक समानता। पहली समानता तो यही है कि दोनों साहित्यिक रूप से कबीर के माफ। कबीर का फलसफा था, जस का तस रखतीनी चदरिया, चदरिया झीनी रे झी। कबीर ने एक बात और, मैं कहता आंखें देखी। किसी बात को यदि दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि यह फकीरी है। जैसे कबीर को हम फकीर कह सकते हैं, अमरदास को फकीर कह सकते हैं, लेकिन हम तुलसीदास को फकीर नहीं कह सकते। ऐसा इसलिए कि तुलसीदास का लेखन फकीरों के माफिक। फकीरी की पहली शर्त ही यही है कि वह किसी खास विचारधारा तक सीमित न रहे। तुलसीदास ने जो कुछ भी लिखा, ब्राह्मणवादी वर्चस्व को बनाए रखने के लिए लिखा, और यह भी कि उनके लेखन के केंद्र में अजन्मा राम। आज हम प्रेमचंद और रेणु की बात। ये दो नाम हैं हिंदी साहित्य के, जिन्हें पीढ़ियों तक पढ़ा जाता। दिलचस्प यह कि दोनों ने रचनाओं की शुरुआत लगभग एक जैसी स्थिति में। मसलन प्रेमचंद ने अपना साहित्य लेखन तब शुरू किया जब हिंदी साहित्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे रचनाकार राज किया। कुछ कवि उस हिंदी का प्रयोग जरूर करते थे जो सीधे सीधे आम लोगों से जुड़ सके, लेकिन ऐसे गद्यकारों की संख्या कम ही थी। हालांकि 1888 से लेकर 1892 के दौरान बाबू नंदन खत्री ने चंद्रकांता उपन्यास के जरिए गद्य लेखन में एक बड़ा काम अवश्य किया। यह उनका ही काम था कि लोगों ने उनका उपन्यास पढ़ने के लिए हिंदी सीखी, लेकिन यह उपन्यास भी आम आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ उपन्यास नहीं था। इसमें राजतंत्र की बूटी और अंधविश्वास का। प्रेमचंद ने जब लिखना शुरू किया, तब देश में स्वतंत्रता संग्राम एक तरह से उफान पर है। स्वयं प्रेमचंद ने सोजे वतन लिखा। यह एक राष्ट्रवादी रचना थी, जिसके विचार के मूल में आनंद मठ का वंदे मातरम। उनकी इस कृति को तब ब्रिटिश हुकूमत ने बैन कर दिया, लेकिन इसके बाद प्रेमचंद ने तमाम तरह के विषयों पर कहानियां और उपन्यास लिखे। उनके पात्रों में समाज का हर तबका अपने वास्तविक रूप में मौजूद रहा है। मसलन बड़े घर की बेटी एक माकूल उदाहरण। मैं बड़े घर की बेटी का उदाहरण इसलिए भी दे रहा हूँ क्योंकि यह कहानी जितना स्त्री विमर्श की कहानी है, उतना ही जाति और जाति व्यवस्था के कारण जो घरों में जो कुछ होता है, उसको साफ साफ महसूस किया जा सकता
जिस दौर में प्रेमचंद ने ये कहानी लिखी, उस दौर में यदि कोई दलित पिछड़ा ऊंची जातियों के घरों में झांक कर देखता तो यकीनन उसकी आंखें निकाल ली जाती। लिखना तो बहुत दूर था, लेकिन चूंकि प्रेमचंद की जाति कायस्थ है, जो बेशक धन संपत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा के मामले में ब्राह्मण राजपूत के समकक्ष नहीं है, लेकिन बुद्धि के मामले में उनसे कहीं आगे स्थान है, तथा इसलिए कायस्थ जाति के लोग खुद को सवर्ण मानते भी। आश्चर्य नहीं कि इस कारण ही प्रेमचंद एक जमींदार परिवार के घर में न केवल झांकते हैं, बल्कि घरेलू हिंसा की पूरी तस्वीर सामने ली। वह एक आईना दिखाते हैं कि घर के आंगन में तुलसी के पौधे को पानी डालने वाली और रामायण के दोहे चौपाए गाने वाली स्त्री को देवर की मार सहनी हो। भले ही उसकी रसोई में घी का महत्व है, लेकिन घी न हो तो उसका अपना महत्व कैसे कम पड़ जाता है। लेकिन आजकल क्या है कि कलम के जादूगर कहे जाने वाले प्रेमचंद बार बार सूली पर लटकाए जाते। अभी हाल ही में एक प्रसंग अमीरी और गरीबी का रहा। हिंदी साहित्यकारों ने अलग अलग खेमा बना लिया, कुछ के लिए प्रेमचंद अमीर तो कुछ के लिए गरीब। वामपंथी खेमा भी खामोश नहीं रहा, लेकिन उसकी दिशा अस्पष्ट जरूर है। लेकिन उसकी दिशा जो है अस्पष्ट रही। किसी को सबने अलग अलग तरीके से चर्चाएं की। मसलन किसी ने कफन कहानी का उदाहरण दिया, किसी ने उनके दो बैलों की कहानी जो हीरा मोती की कहानी है उसकी चर्चा की। दो बैलों की कहानी का जो मसला है उसमें मनुष्य और पशु के बीच जो अलबेला संवाद है वो निसंदेह पीढ़ियों तक गूंजता रहेगा। लेकिन अब भी प्रेमचंद के ऊपर लोग कफन ओढ़ा रहे हैं। मैं ओबीसी समाज का हूँ और जाति के विनाश के लिए प्रतिबद्ध हूँ, तो सोच रहा हूँ कि समाज को कैसा होना चाहिए। इसका निर्धारण साहित्य के जरिए पहले भी किया जाता रहा है, आगे भी किया जाता रहेगा। निसंदेह साहित्य की यह जिम्मेदारी है कि वह समाज की परिभाषा को विस्तृत करे और उसे समता मूलक बनाए। वजह यह है कि यदि समता नहीं है तो समाज चाहे जैसा भी हो, समाज की परिभाषा को संतुष्ट नहीं कर सकता। परंतु वर्तमान में कई तरह के समाज और सभी के पास अपना अपना साहित्य, साथ ही साहित्य के स्वरूप में भी तेजी से बदलाव। गांव की संस्कृति धीरे धीरे खत्म होती, लेकिन इसका एक पक्ष यह भी है कि जो गांव प्रेमचंद की रचनाओं में या फिर हरि ठाकुर के नाटकों में नजर आता था अब नजर नहीं आता। सामंतवाद की बेड़ियां टूटने लगी हैं। दूसरा पक्ष यह है कि अब वहां एक नया चलन और वह आर्थिक सामंतवाद। बाहरी संस्कृति का असर भी साफ साफ देखा जा सकता है। हालांकि यह बदलाव तो 1950 के दशक में ही से, जब नई कहानी आंदोलन का दौर आया। गांव साहित्य से दूर होते गए और विषय के रूप में शहर स्थापित। रेणु की कहानियों में भी यह बदलाव दिखता है। मसलन मैला आंचल जो कि उनकी कालजयी रचना रही, उसमें वह सामाजिक सामंतवाद और आर्थिक सामंतवाद के अंतर को सामने। अपनी रचनाओं में रेणु बताते हैं कि कैसे सामाजिक सामंतवाद सामंतों को क्रूर बना देता है, और इतना क्रूर कि वहां उत्पीड़ित वर्गों का हिंसक तरीके से शोषण करने से भी गुरेज नहीं करता। छुआछूत भी इसका ही हिस्सा है, लेकिन आर्थिक सामंतवाद अलग है। इसमें उत्पीड़ित वर्ग के प्रति लचीला रुख अपनाया जाता है। आर्थिक सामंतवाद शोषित और पीड़ित जनों की को रोजी रोटी देने की बात। वह चाहता है कि यह जो वंचित तबका है वह काम करे। यहाँ तक कि छुआछूत का प्रत्यक्ष प्रदर्शन भी नहीं। आधुनिक साहित्य में
दलित साहित्य की धमक ने पारंपरिक साहित्य के इस दृष्टिकोण को चुनौती दी। इसकी मजबूत बुनियाद में जाहिर तौर पर डॉक्टर आम्बेडकर के विचार व संघर्ष रहे हैं। फिर चाहे ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन हो या फिर तुलसी राम की आत्मकथा मुर्दहिया, लेकिन इन सब के बीच साहित्य दो भागों में विभाजित हो गए। एक जिसे मुख्य धारा का साहित्य कहा गया और दूसरा वंचितों का साहित्य। हम कह सकते हैं कि यह 20वीं सदी के अंतिम दशकों में हुआ एक अहम बदलाव। दरअसल समय के साथ सामंतों की आवश्यकताएं बढ़ी। अब इसको ऐसे समझें कि पहले के समय में सामंतों के यहाँ पालकी ढोने वाले हो, वही साधन थे उनके लिए। लेकिन अब क्या है कि पालकी खत्म हो चुकी, उनकी जगह अत्याधुनिक गाड़ियां हैं। गाड़ियां भी ऐसी जिनकी कीमत लाखों में तो आम बात, कई गाड़ियां करोड़ों में आती। अब जब गाड़ियां इतनी महंगी होगी तो सामंतों को उनके रख रखाव के लिए आदमी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे पहले हाथियों को संभालने के लिए महावत रखता था। लेकिन एक अंतर है, महावत एक बेगार टाइप का आदमी होता था, पेट पर जीने वाला। साल में उसे 3-4 जोड़ी कपड़े और रोज पेट की भूख मिटाने भर की आवश्यकता होती थी। लेकिन अब सब बदल गया और यह बदलाव वैश्वीकरण के कारण आया है। अब तो महावत, अब जिनको आप गाड़ियों के चालक हैं, वे भी अपनी कीमत जान गए हैं। उन्हें अब मजदूरी चाहिए, और वह भी ऐसी मजदूरी जो उनके हिसाब से हो, पहले की तरह नहीं कि भीख में कुछ भी दे दिया जाए तो वे मान। खैर, समाज में बदलाव होने ही चाहिए। बदलाव ना हो तो समाज का अस्तित्व ही ना हो। तो जो कल बेगार थे, आज असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं। कानून उनके लिए भी है, लेकिन कागजों की भी बेगारों जैसी स्थिति नहीं है। वैश्वीकरण ने बाजार को बदल दिया है। अब हालत यह है कि यदि किसी मजदूर को कोई कंपनी में मनमाफिक मजदूरी नहीं मिलती है या फिर मेहनताना देने में आनाकानी होती है, तो मजदूर दूसरी कंपनी में जाकर नौकरी कर सकता है। यह दृश्य पहले की तरह का नहीं। यह दृश्य पहले की तरह का नहीं है कि वंचित तबके के लोगों को हर हाल में किसी सामंती जमींदार के यहाँ ही हर हाल में काम करना पड़े और नहीं करने पर उसे शारीरिक सजा दी जाएगी। बदलते परिवेश में मुंशी प्रेमचंद का साहित्य एकदम एक अलहदा उदाहरण के रूप में सामने आता। याद करिए गोदान। गोदान का प्रकाशन 1936 में हुआ। उसी साल जिस साल प्रेमचंद का निधन हुआ, प्रेमचंद ने तभी बता दिया था कि समाज बदलने वाला है और सामंतवाद का खात्मा होगा। गोदान में दो मुख्य पात्र हैं, एक तो होरी और दूसरा उसका बेटा घूबर। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इस अंतर को समझा जाना चाहिए। देखिए, लेखक एक ही हैं, प्रेमचंद, और इन दो पात्रों के माध्यम से जो समाज को कहना चाहते थे, उसका निहितार्थ यदि हम नहीं समझेंगे तो हम प्रेमचंद को नहीं समझ सकते। जैसे एक होरी महतो है जो सामंती व्यवस्था को कबूल करने में भलाई समझता है, वहीं दूसरी ओर उसका बेटा गोबर है जो अपने पिता से सवाल पूछता है कि अब बेगारी करने क्यों जाते। प्रेमचंद गोबर के माध्यम से यह दिखाते हैं कि धन संपत्ति अर्जित करने का अधिकार अंग्रेजों ने सभी को दे दिया है और कोई भी मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर सकता है। यह एक बड़ा अधिकार जो भारतीय समाज में तब नहीं था। याद करिए गोदान का वह अंश जब गोबर अपने गांव लौटता है शहर से, तब जो उसकी ठाठ होती, कितना खूबसूरत दृश्य खींचा है, एकदम अलग दृश्य है। गोदान गोबर की ठाठ के सामने 100 बीघा जोत वाले चमक फीकी पर। अब हम यदि कफन की ही बात करें तो प्रेमचंद के माथे पर यह आरोप मरना आसान है कि उन्होंने घिसू और माधव को दलित की। क्या घिसू माधव केवल दलित समुदायों में ही पाए जाते हैं?
या फिर गैर दलित समुदायों में भी उनकी उपस्थिति नहीं रही होगी? इन सवालों पर विचार किया जाना चाहिए। उनकी एक कहानी है, बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, नमक का दरोगा। इसमें खलनायक पात्र के रूप में पंडित आलोपी सामने आता है। एक पंडित होकर आलोपी अवैध कारोबार करता है। एक पंडित होकर आलोपी अवैध कारोबार करता है। जब प्रेमचंद ने यह लिखा होगा तब ब्राह्मणों को यह बात बुरी नहीं लगी होगी। मुझे लगता है कि प्रेमचंद के माथे पर कुछ आरोप रहने दिया। प्रेमचंद ही, हर साहित्यकार पर इस तरह के आरोप हों, क्योंकि कोई भी रचनाकार अपने समय के सापेक्ष ही लेखन। प्रेमचंद ने देखा होगा कि अंग्रेजी राज की छत्र छाया में ब्राह्मणों के वर्चस्व को कोई चुनौती नहीं है, उल्टा वे सम्मानित होते चले। यहाँ तक कि वे पंडितबाजी छोड़ अन्य पेशा भी अपनाने लगे। लेकिन दलित परिवारों का हाल क्या रहा हो, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि 1930 के दशक में जब प्रेमचंद कफन कहानी रच रहे होंगे, तब अंबेडकर का हिंदी राज्यों में प्रभाव एकदम न्यून रहा हो। उत्तर भारत ने तो डॉक्टर अंबेडकर को मानना 1990 के दशक में से। प्रेमचंद के ऊपर डॉक्टर अंबेडकर का प्रभाव अत्यंत सीमित ही सही, लेकिन रहा जरूर। इसके यही कारण रहा कि प्रेमचंद ने वंचित तबके को केंद्र में रखकर विध्वंस, गोदान, कफन आदि की रचना की। तो इसके लिए हमें उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। प्रेमचंद के जैसे ही फणीश्वर नाथ रेणु ने अपना साहित्य कर्म 1940 के दशक में। तब देश में जहां एक और गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम चरम को प्राप्त कर रहा था, उनके करो या मरो के नारे ने पूरे देश को ऊर्जान्वित कर दिया। रेणु ने स्वयं इस आंदोलन में हिस्सा लिया था और उन्हें जेल भी जाना। लेकिन साहित्य के दृष्टिकोण से देखें तो 1936 में प्रेमचंद के निधन के बाद हिंदी साहित्य में सरल शब्दों में लिखने वाला कोई गद्यकार उल्लेखनीय रूप से सामने नहीं। हम कह सकते हैं कि इस कमी को पूरा किया फणीश्वर नाथ रेणु ने। और हमें यह कहने में भी कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि जिस नई कहानी के लिए राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और मोहन राकेश की टिकरी को क्रेडिट दिया जाता है, उसका बीजारोपण और आवश्यक खाद पानी रेणु ने दिए। हालांकि राजेंद्र यादव व उनके मित्रों की सराहना इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने रेणु के प्रयासों को सार्थक साबित करने में कोई कोर कसर नहीं रहने। इस प्रकार हम पाते हैं कि रेणु और प्रेमचंद दोनों ने लगभग एक जैसी परिस्थितियों, चाहे वह देश की परिस्थिति रही हो या साहित्यिक परिस्थितियां। जैसे प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य के गद्य को ब्राह्मण वर्गों के कीले से बाहर निकालकर गांव व शहर की सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया। वैसे ही रेणु ने विविधता और श्रमण परंपरा को अपने साहित्य सृजन का केंद्र बनाकर उसका असल अर्थों में उत्तर भारतीयकरण कर। एक बार मैं फिर कहता हूं इस बात को कि जिस तरह प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य के गद्य को ब्राह्मण वर्गों के कीले से बाहर निकालकर गांव व शहर की सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया, वहीं रेणु ने अपनी विविधता और श्रमण परंपरा को अपने साहित्य सृजन का केंद्र बनाकर उसका असल अर्थों में उत्तर भारतीयकरण किया। रेणु के लेखन ने यह साबित कर दिया कि पिछड़ों और दलितों के पास भी प्रतिभा और निष्ठा है। इस सत्य को स्वीकार करना पड़ा। यह सरकारों का, विशेषकर समाजवादी, साम्यवादी और सामाजिक न्याय की संविदा के सहारे सत्ता में आई सरकारों का विशेष दायित्व। परंतु 21वीं सदी के भारत में भी शासन प्रशासन में उनकी पर्याप्त संख्या का न होना प्रमाणित करता है कि ऐसी सरकारें भी बहुत सफल नहीं रही। दरअसल मैं यहाँ पे साहित्य की चर्चा के बीच में एक बात
जो मुल्क के फिजा में है, वो कहना चाहता हूँ कि आज जो आरक्षित वर्ग है उसकी हिस्सेदारी शासन प्रशासन में जितनी होनी चाहिए, आरक्षण के प्रावधान के बावजूद नहीं है। तो इससे अलग यदि हम साहित्य की बात करते हैं, जैसे जिन समीक्षकों और विद्वानों ने रेणु को आंचलिक कहकर उनका मजाक बनाया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको उनकी आंचलिकता से अलग जा करके रेणु के साहित्य में कुछ दिखता ही नहीं, जबकि रेणु समाजवादी है। रेणु को हम वैज्ञानिक समाजवादी भी कह सकते हैं। आप उनके शिल्प को देख, जैसे नैना जोगिन कहानी को देख, आप देखिएगा कि उनके शिल्प में एक अलग तरह की कलाकारी है। निसंदेह भारत की प्रगति के शुक्र और प्रगति की मार्ग की बाधाएं दोनों एक साथ और समान स्पष्टता के साथ रेणु को दिखाई। आप देखिए मैला आंचल में जिस तरह की सामूहिकता का बोध करा, एक मेरीगंज का वह समुदाय, या कहिए कि वो जिसमें हर जाति के लोग हैं, रामचरित्र भी है, कई जातियों के लोग हैं जो एक साथ खड़े होते हैं। और वहां तो लीडराई की बात भी सामने आती है। जब ब्राह्मण समाज के लोग कहते हैं कि पिछड़ी जाति का हो कि नीची जाति का हो कि कोई लीडराई करेगा, तो लोग बताते हैं कि हाँ। तो रेणु की दृष्टि जो है वो ना तो मोतियाग्रस्त रही, ना ही आप कह सकते हैं कि उसमें कोई कलर ब्लाइंडनेस। तो निसंदेह हम कह सकते हैं कि राष्ट्रभक्ति के मामले में रेणु जो रहे वो एक अलग तरह के रचनाकार रहे। भारतीय समाज की प्रगति में मुख्य बाधा जिसे वह मानते थे, जाहिर तौर पर वह जातिगत व्यवस्था रही, सामंतीवाद मानसिकता रही, जिस पर उन्होंने चोट किया। जगह जमीन और धन संपत्ति वाला सामंतवाद ही सामंतवाद नहीं है। उन्होंने इसे स्थापित किया और यह भी स्थापित किया कि उसके अनेक रूप रंग हैं। जमाने के बदलते स्वरूप के समानांतर यह भी अलग अलग रूप बदलता रहता है, और इसे हम रेणु के साहित्य में हम आसानी से देख सकते हैं। रेणु ने अपनी रचनाओं के माध्यम से एक बात और वह यह कि किसी अधिकार के वास्तविक मूल्यों को मान्यता न देना भी सामंतवाद के निकट की सगोत्रीय मानसिकता है। अब एक उदाहरण से समझिए इसे। उनकी एक कहानी है पंचलाइट। अब जब महतो के पास पंचलाइट है तो गांव के फुटंगी झा से किसी तरह की मान्यता लेने के लिए वह गिड़गिड़ाता नहीं है, बल्कि उसके भीतर जो विचार बहुत पहले से पक रहा था उसकी और पुष्टि होती है। वह फुटंगी झा के दृष्टिकोण को उजागर करके कहता है, देखते नहीं पंचलाइट है। और ये बामन टोली के लोग ऐसे ही ताब करते हैं, अपने घर की ढिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों के पंचलाइट को लालटेन। तो कुल मिलाकर हम यह देखते हैं कि रेणु के पास राष्ट्र निर्माण और उसकी प्रगति के लिए एक व्यापक और सर्वांगीण विचार, साथ में कार्य योजना है। इसकी झलक हमें मैला आंचल में भी मिलती है और उनकी अन्य कोई कहानियों में। आप जैसे उनके रिपोर्टाज को पढ़ लें, इनमें जुड़े सभी पक्ष हों, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, चाहे कोई उनका समर्थक हो विरोधी हो, रेणु सभी के कार्यकलापों को अपने संज्ञान में लेती है। तो जो लोग रेणु को आंचलिक रचनाकार से अधिक नहीं मान पाए, उन्हें मानना पड़ेगा कि वे उतने ही अहमक हैं जितना कि तीसरी कसम का हीरामन है। ऐसे ही तीसरी कसम मतलब मारे गए गुलफाम को लोग रोमांटिक प्रेम कहानी पर मानते। वे लोग
रेणु के लेखकीय महत्व के मामले में बहुत सुजान और सयाने नहीं है। अगर वे रेणु के महत्व को अंदर अंदर महसूस कर रहे हैं, या लेकिन फिर भी आंचलिक और रोमांटिक कहे जा रहे हैं, तो मानना पड़ेगा कि वे अवमूल्यन की टोंगी झा वाली कुटिल मानसिकता से ग्रस्त, प्रेरित और परिचालित हैं, जो महत्व के पंचलाइट को ढेबरी और लालटेन की संज्ञा। मारे गए गुलफाम रेणु की बहुत प्रसिद्ध है। इसकी प्रसिद्धि का अनुमान इससे लगाइए कि इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी, और फिल्म का नाम था तीसरी कसम। इस फिल्म को बनाया था राज कपूर के मित्र शैलेंद्र ने, जो कि रेणु के भी मित्र हुए। राज कपूर ने अपने मित्र से, तब शैलेंद्र से, इस फिल्म के लिए सिर्फ 1 रुपए की मजदूरी ली। तो हम समझ सकते हैं कि इस कहानी का क्या मतलब है। इस कहानी में रेणु ने प्रेम की एक अलग तस्वीर को पेश किया, लेकिन जितना इसमें प्रेम है, उससे अधिक इसमें ओबीसी समाज का हाल दिखता है। जैसे कहानी का जो नायक हीरामन है, वह ओबीसी समाज का है, वह बैलगाड़ी हाँकता है। कहानी में हीराबाई है, एक नृत्यांगना। दरअसल रेणु ने उसके जरिए, या कहिए कि रेणु ने हीराबाई को एक ऐसे प्रतीक के रूप में गढ़ा जो कि विकास को रेखांकित कर, डेवलपमेंट की बात कर, आगे बढ़ने की सोच की बात। हीरामन उससे प्रेम करता है, उसे अच्छा लगता है औरत जात का गाना, औरत जात का नाचना, वह बुरा नहीं मानता। लेकिन अपने प्रेम की बात हीरामन कर नहीं पाता। कई लोगों को लगता है कि उसका ऐसे रहना ही बेहतर है, लेकिन यह उसके अंदर का क्या मतलब, हीरामन के अंदर जो आत्मविश्वास की कमी है, यह उसी को प्रदर्शित करता है। वह यह तो जानता है कि नाचने वाले को ब्याह करके लाना बहुत आसान बात नहीं है। वह समाज के तानों से डरता है, वह अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। जरा सोचिए, यदि हीरामन ने आगे बढ़कर हीराबाई की आंखों में झांक कर कह दिया होता कि वह उसके साथ जीना चाहता है, तो हीराबाई क्या अपना हाथ झटक लेती? नहीं, वह तो इंतजार कर रही थी कि हीरामन साहस करे। इसी कहानी में एक पात्र है लहसनमा। वह हीराबाई की कंपनी में नौकरी पा जाता है और हीराबाई के कपड़े धोता है। जिस कपड़े में वह पानी जिस पानी में वह हीराबाई के कपड़े धोता है, उसी पानी में वह अपना गमछा भी साफ कर लेता है। तब उसका गमछा भी गम गम महकने लगा। आप देखेंगे कि यहाँ लहसनमा के रूप में रेणु ने ओबीसी समाज के अंदर पनप रहे बदलाव की आकांक्षा को रेखांकित। अब इन दोनों साहित्यकारों के संदर्भ में मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, और एक सवाल के रूप। सवाल है कि प्रेमचंद और रेणु के प्रेरणा स्रोत क्या रहे? क्या कारण रहा कि दोनों साहित्यकारों ने वंचित समाज के विभिन्न मुद्दों को सामने लाने की कोशिश? जैसे प्रेमचंद ने विध्वंस के जरिए एक भुनगी की कहानी कही, एक ऐसी महिला जो भूंजा भून, और ब्राह्मण और जो सामंत जिसके घर जमीन पर वह भूंजा भूनने का काम करती है, उसके जुल्म को दिखाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे उसके ऊपर जुल्म करता है, या फिर उससे भूंजा भूंजवाता है, उसके लिए उसको पैसे नहीं देता। बात तो यहाँ तक पहुंच जाती है कि जमींदार जो है वो उसके हार को तोड़ देता है। बाकी प्रेमचंद की कहानियों में एक ऐब रहा है, उसको हम ऐब ही कहेंगे, वो है चमत्कार। लगभग हर कहानी में प्रेमचंद एक चमत्कार कर देता
विध्वंस कहानी में भी एक चमत्कार ही है। जब सामंत जो है वो भंगी का भाड़ तोड़ देता है तो कूद जाती है, पता नहीं क्यों। भुनगी के अंदर जो साहस था, जो संघर्ष की क्षमता थी, उसकी परिणति प्रेमचंद ने खुदकुशी के रूप में क्यों की, इस पर भी बात किया जा सकता है। या फिर जैसे नमक के दारोगा को देख लीजिए, बंसीधर आलोपी दिन के सेवक बन जाते हैं अंतिम में। यह चमत्कार है प्रेमचंद का। या हो सकता है कि उस समय एक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते थे, जैसे अंग्रेजी के साहित्यों में होता है। अंग्रेजी क्या, आप देखिएगा कि चाहे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के साहित्य, रविंद्रनाथ ठाकुर के साहित्य में भी अमूमन कोशिश यही होती है कि कहानी का एक अच्छा अंत हो। तो शायद इस वजह से प्रेमचंद इस तरह का चमत्कार करते हैं। जैसे बड़े घर की बेटी में भी चमत्कार सामने आता है। चमत्कार ये कि दोनों भाई मिल जाते हैं और वह महिला जिसके ऊपर घरेलू हिंसा हुई वह भी पैट्रियार्की के साथ खड़ी हो जाती है। खैर, लेकिन इन सब के बावजूद हमें प्रेमचंद और प्रेमचंद की के प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस समय जो देखा वो लिखा। और देखा देखा शोषण, उत्पीड़न और दमन। रेणु ने इसके बाद का समाज देखा। जब देश आजाद हो गया, एक नया लोकतंत्र हमारे देश में जन्म ले रहा था, रेणु ने तभी एक लाइन खींच दी। लोहिया ने तो बाद में कहा, संसोपा ने बांधी घाट, पिछड़ा पावे 100 में 60। रेणु उसके पहले बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, बताते हैं कि अब ये पॉलिटिक्स बदलने वाली। तो सवाल ये है कि प्रेमचंद और रेणु के प्रेरणा स्रोत क्या रहे। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद को डॉक्टर अंबेडकर के अछूत आंदोलन ने और बनेश्वर नाथ रेणु को त्रिवेणी संघ के आंदोलन ने प्रेरित। यदि ये आंदोलन नहीं होते तो यकीनन इन दोनों रचनाकारों के सृजनों में दलित बहुजन विमर्श उस रूप में सामने नहीं आता जिस रूप में वे हैं। दोस्तों, मुझे आपने इतना देर तक सुना, सहा, इसके लिए आप सभी के प्रति आभारी हूं। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, और लगभग कई सारी बातें लगभग कई आयाम कई आपने सारी बातें, कई आपने आयाम आपने आपने रखी। आपने रखी। जी, लेकिन एक प्रश्न मेरे लेकिन सामने एक आता है प्रश्न सर। मेरे सामने आता है, बताइए। सर, प्रेमचंद सर, और रेणु के प्रेमचंद बाद और रेणु के बाद प्रेमचंद की परंपरा को प्रेमचंद बढ़ाने की वाले परंपरा को कहानीकारों में बढ़ाने हम वाले किसे देख कहानीकारों सकते में हैं? हम किसे देख सकते हैं। तब एक तो रेणु सामने आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कह सकते हैं। और यदि हम उस तरह की कुछ बात करना चाहें तो राजेंद्र यादव को रख सकते हैं, लेकिन राजेंद्र यादव ने जो उस भारत के को अपने रचनाओं के केंद्र में नहीं रखा। मैं हंस के संपादकीय की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी कहानियों की बात कर रहा हूँ, उनके उपन्यासों की बात कर रहा हूँ। लेकिन राजेंद्र यादव ने कुछ कोशिश जरूर की। हालांकि यदि हम बिहार के कुछ रचनाकारों की बात कर ले, जैसे मधुकर सिंह की बात करें, मधुकर सिंह ने कई कहानियां लिखी जिनको हम कह सकते हैं कि जहां रेणु ने छोड़ा उसको मधुकर सिंह आगे लेकर के जाते हैं। लेकिन उस तरह की कहानियां अब लिखी नहीं जा रही, यह चिंता। कोई गांव में जाकर यह देखने की कोशिश नहीं करता है कि क्या हुआ है जब वो लकड़ी के पहिए वाली बैलगाड़ी खत्म हो गई, तो वहां जब पक्की सड़कें हो गई हैं गांव में, तो क्या गांव में बदलाव क्या आए, या फिर
90 का जब वैश्वीकरण का दौर हुआ, उसके कारण जो गांव में संस्कृति पहुंची है, उससे गांव की संस्कृति में क्या असर पड़ा है, वहां देखने की आवश्यकता, वहां स्त्रियों के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है, इसको देखे जाने की आवश्यकता है। वहां जातियों के बीच में जो समन्वय हुआ है या फिर जो वैमनस्य बढ़ा है, उसको देखे जाने की आवश्यकता है। हमें कहना पड़ेगा कि इस दिशा में शहरों में तो बात हो जाती है, जी जैसे अधिकांश जो कहानीकार हैं हिंदी के, आप देखेंगे कि उनके लिए जो पाठक वर्ग है वो है मिडिल क्लास, और लगभग हर कहानीकार मध्यम आय वर्गीय परिवारों के लिए, लोगों के लिए ही कहानियां लिखता है। उनके लिए जिनकी आय बहुत कम है, उनके लिए क्या, जिनके लिए कभी प्रेमचंद लिखा करते थे, उनके लिए क्या, जिसके लिए रेणु लिखा करते थे। जैसे नैना जोगिन को देख लीजिए, नैना जोगिन में जिस कहानी, जिस पात्र को लेकर सामने आते, ऐसे बहुत सारी उदाहरण हैं। अब मधुकर सिंह ने बहुत हद तक कोशिश की है, लेकिन मैं कहूंगा कि उनका प्रभाव क्षेत्र बहुत सीमित रहा। एक और बात रही इसमें कि आलोचकों ने न्याय नहीं, ना प्रेमचंद के साथ, ना रेणु के साथ, ना भारत के गांवों के साथ, ना भारत के गांवों में जो जाति नाम की जो बीमारी है, उस बीमारी को समझा होता तो निसंदेह ऐसे कहानीकारों को सम्मान मिलता और वो सामने आते। जी बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। मतलब एक कोई प्रश्न और सर सवाल हमारे है? एक साथी ने प्रश्न सर हमारे साथी ने बिल्कुल जी, कि यूरोप में जो जाति कि निवारण यूरोप में जो जाति कानून बना निवारण है, कानून बना है, कानून बना है, कानून उस बना पर है, जो लोग विरोध कर उस रहे पर हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो विरोध होना शुरू हुआ है। मतलब कहिए कि विदेशों में जाति व्यवस्था को एक के खिलाफ में कानून बनना शुरू हुआ है, तभी इतनी छटपटाहट है। असल में ये जो इंडियन डायस्पोरा है वो अब पूरे विश्व में फैलता जा रहा है। जितना फैल रहा है, साथ साथ ही अपनी जाति भी लेके जाते हैं, और जो जाति खुद भी से एक विभाजनकारी तो है ही। मुझे लगता है कि ऐसे कानून बनने चाहिए। जाति का खात्मा जरूरी है हर हाल में। जी सर। जी ठीक, बहुत बहुत ठीक, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सर। आप आपने चलिए, रेणु और शुक्रिया आप लोग, रेणु और जी, रेणु की परंपरा को आगे बढ़ाया, रेणु की परंपरा प्रेमचंद को को तो आगे जोड़ा ही। बढ़ाया, प्रेमचंद को तो जोड़ा ही। हाँ। और लेकिन एक बात जी, आपने मधुकर और सिंह के लेकिन बारे में एक बात रखी आपने मधुकर सिंह के बारे में रखी कि हमारे जी, पाठकों को कि उनको हमारे पढ़ने की जरूरत पाठकों भी को है। उनको पढ़ने की जरूरत भी है। तो बिल्कुल, शायद हमें तो प्रेमचंद शायद और हमें रेणु के पात्र प्रेमचंद उनमें और मिले। रेणु के पात्र उनमें मिले। ऐसे कई सारे और कहानीकार खोजेंगे। और अभी दिक्कत क्या हुई पंकज की, मैंने पहले कहा कि आलोचकों ने तरजीह नहीं दी। जी उन्हें लगता है कि यदि कोई किसी कहानीकार ने गांव के किसी गरीब परिवार को अपनी कहानी का विषय बनाया है तो पढ़े जाने योग्य नहीं है। आप देखिए, मैं थोड़ा सा समय और लेना चाहता हूँ, उसको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं ये बात कह क्यों रहा बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। आप देखिए कि गोदान में जिस तरीके का दृश्य रचते हैं प्रेमचंद, आज कोई कहानीकार यदि उस तरह का दृश्य रचे तो क्या आज का ये जो मिडिल क्लास है उसको पढ़ेगा? भले वो मिर्जापुर नाम का कोई वेब सीरीज जिसमें खूब सारी गालियां होंगी तो उसको देखना चाहेगा, उसको एंजॉय करेगा, लेकिन वही जब लिखा हुआ मिलेगा उसको तो कहेगा नहीं, ये तो बिल्कुल गलत। गालियां सुनना उसे पसंद है, गालियां देखना उसे पसंद है, लेकिन गालियां जब जो गालियां दी जाती हैं गांव समाज में, यदि वही गालियां यदि लिखित रूप में सामने हो तो इनकी पूरी की पूरी सभ्यता जो है वो दाव पर लग जाती। अभी जिस तरीके से दलितों के साथ भेदभाव हो रहा है, पानी पीने पर उनकी हत्या कर दी जा रही है, मूछ रखने पर उनकी हत्या कर दी जा रही है, आप सोच के देखिए। यदि ये बातें लिखी नहीं जाएंगी तो कौन जानेगा कि किस तरह का भेदभाव होता है। और यदि वो लिखा जाएगा तो क्या उसमें भदेसपन नहीं होगा? और क्या जब भदेसपन होगा तो आज का जो मिडिल क्लास है
वो उसको स्वीकार करने को तैयार है। यदि यही बात फिल्म में आ जाएगी तो लोग देखेंगे, लेकिन यदि यही बात कहानी के रूप में आएगी तो वो देखना पसंद नहीं करेंगे, उपन्यास के रूप में आएगा तो पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। खबरें जरूर पढ़ेंगे चटखारे लेकर, तो सुबह सुबह उठेंगे, अखबार खाएंगे, चाय पिएंगे, देखेंगे कि हाँ एक दलित की हत्या कर दी गई, अरे वाह एक खबर है। बहुत निराशा का दौर है ये हिंदी साहित्य के समालोचन के हिसाब। मैं तो कहूंगा कि हमारे हिंदी साहित्य को अभी कई और नामवर सिंह की आवश्यकता है, जो अलग अलग समाज से आए और अपनी बात कहें। सिर्फ साहित्य रचने से नहीं हो जाता। किसी भी साहित्य का विकास, उसका संवर्धन तभी होता है जब उसकी समालोचनाएं होती हैं। लोग विश्लेषण करते हैं कि किसी कहानीकार ने, यदि जैसे आज मैंने जो बातें कही प्रेमचंद के बारे में, मैंने समझने की कोशिश की क्यों आखिर जो आर्थिक सामंतवाद है वो रेणु की कहानियों में कहाँ क्यों नजर आता, कैसे नजर आता, या फिर जो सांस्कृतिक सामंतवाद है प्रेमचंद की कहानियों में वो किस रूप में क्यों नजर आता। तो यदि हम इसका विश्लेषण आज की पीढ़ी के सामने नहीं करेंगे, बात को रखेंगे नहीं, तो प्रेमचंद ने क्या किया, रेणु ने क्या किया, ये लोगों को समझ में नहीं आएगा। खैर, बहुत अच्छा लगा। आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से खूब सारी शुभकामनाएं और आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारा मंच भी कृतज्ञ हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू।